नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने शो वाणी द टॉक शो में और मैं हूं आपकी एंकर, आपकी होस्ट दीपशिखा लाकड़ा। शांति पाने का कोई रास्ता नहीं, अपितु शांति स्वयं एक मार्ग है और इसी मार्ग को खोजने के लिए हम जीवन भर प्रयासरत रहते हैं। लेकिन इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए उसे व्यवहारिक रूप में कैसे लेके आया जाए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारी आज की मुख्य अतिथि जो है नितिका चड्डा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। कैसे हैं आप? थैंक यू दीपशिका जी, मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरा पहला आपसे, आपने बहुत सारी फील्ड में महारत हासिल की है और क्या-क्या फील्ड्स आपकी हैं? साउंड थेरेपिस्ट आपको बोलूँ, आप सर्टिफाइड साउंड थेरेपिस्ट हैं। सबसे पहले मैं आपको चाहूँगी कि आप मुझे बताएँ कि ये साउंड थेरेपिस्ट एक्चुअली में है क्या? जी देखिए, सब कुछ ही नाद है। कहते हैं जब बिग बैंग थ्योरी हुई तो उससे एक ध्वनि, एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट हुई जिसकी एक ध्वनि थी, और हम सब भी उस ध्वनि पर ही एकाग्रित हैं। हम सब ही ध्वनि हैं, हम सबके अंदर ही एक नाद है। तो आप ये थेरेपी वर्ड जब इसमें लग जाता है तो हमें लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है। थेरेपी मतलब किसी ना किसी चीज़ को हील कर रहा है। तो साउंड को, आप साउंड से कैसे हीलिंग पॉसिबल है? क्योंकि हमेशा साउंड को देखा जाता है कि बहुत शोर शराबा, उसमें आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, ध्यान नहीं लगा सकते, योग नहीं कर सकते। तो साउंड से कैसे थेरेपी की जा सकती है? बहुत ही अच्छा सवाल है दीपशिका। देखिए, जब थेरेपी की हम बात करें तो थेरेपी कब ली जाती है? जब आप किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं तो आपको किसी की हेल्प चाहिए होती है। उस हेल्प को थेरेपी मानिए। तो जब हम क्या कहते हैं, साउंड क्या है? साउंड हमारे अंदर तब से ही है जब से आप उस क्षण में, जब कण में, जब आप अपनी माँ की कोख में एक बच्चे की तरह एक जन्म लेना शुरू करते हैं, वहीं से साउंड शुरू होता है। कैसे? जब आप कोख में बड़े होते हैं तो हमारे 5 सेंसेस बहुत एक्टिवेट होते हैं। हमारी सुनने की क्षमता, हमारी सोचने की क्षमता, देखने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, ये जो 5 इंद्रियाँ हैं, इनमें से साउंड सबसे पहले कोख में आता है। तो जब आपकी माँ की दिल की धड़कन धक 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 धक, वो ध्वनि आप अपने फीटस में ही सुन लेते हैं। और आपकी माँ भी जब अंदर वाटर एलिमेंट चल रहा है, उसकी भी ध्वनि गुड़ 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 गुड़, वो भी आपकी ध्वनि आपके बच्चे के कोख में ही बच्चा सुन लेता है। तो ध्वनि तो है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आप उसको पैदा होने से पहले ही सुन लेते हैं। तो यहाँ पर आप इस थेरेपी का प्रयोग किन-किन चीज़ों के लिए आप कर रहे हैं इस समय? जी, इस समय हम जो इस थेरेपी का मेन प्रयोग कर रहे हैं वो उन पेशेंट्स के लिए है जिनको नींद ना आने की समस्या है, जिनको डिप्रेशन के फीलिंग्स हैं, जिनको एंग्जायटी है, जिनको पैनिक अटैक्स हैं, और आगे जाके तो रिसर्चेस इस पर कैंसर पर भी हो रही हैं। तो क्या इसके स्टेप्स क्या हैं? किस तरह से आप उस पर वर्क करते हैं? स्टार्टिंग फॉर बिगिनर्स क्या तरीका है इसके? सी दीपशिका जी, हम ये पहले जानना चाहेंगे कि कोई थेरेपी लेगा क्यों ये वाली? थेरेपी इसलिए ली जाएगी क्योंकि आपको कुछ इमोशंस हैं जिनसे आप जूझ नहीं पा रहे हैं। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप कैसा इमोशन फील करते हैं? ये मेरा सवाल है आपसे कि आप कैसा इमोशन फील करते हैं? मतलब आउट ऑफ माइंड आपको पता नहीं होता कि इट वाज़ टोटली डिसऑर्गनाइज्ड, आपको नहीं पता होता कि आपको क्या करना है। जब आप गुस्से में हैं तो आप चिल्लाते हैं, राइट? और जब आप बहुत खुश होते हैं तब आप क्या करते हैं? तब भी चिल्लाते हैं, खुश तब रहते की हैं। खुशी की अलग चिल्लाना है। और गुस्से की खुशी का चिल्लाना डिफरेंट है। 2 अलग वाइब्रेशंस होते हैं। तो अगर हम बात करें इमोशंस की, हम खुशी की इमोशन में अगर बच्चे को बोलेंगे कि बहुत अच्छा, और अगर हम वही इमोशन में गुस्से में कुछ बोलेंगे तो क्या कर रहा है, उस दोनों की फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होगी। तो हम कहते हैं कि इमोशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन साउंड। जो भी हमारा इमोशन है वही हमारी फ्रीक्वेंसी रेडिएट होगी। हम कहते हैं कि वाइब्रेशन जो है, ध्वनि, हम सब साउंड हैं, ध्वनि। ध्वनि एक लय में चलती है। अगर हम बहुत ही शांत हैं तो ध्वनि कुछ इस प्रकार से जाएगी, और अगर हम बहुत ही चिल्ला रहे हैं, बहुत ही सोच है हमारे अंदर, या हम बहुत दुखी हैं, या हम बहुत ही किसी मुश्किल अवस्था में हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी फास्ट हो जाएगी। तो इस फ्रीक्वेंसी का हमारी बॉडी पे बहुत ही असर होता है। हम कहते हैं कि द डिस ईज ऑफ द माइंड, डिस ईज ऑफ द माइंड क्रिएट्स द डिजीज इन द बॉडी। दोनों शब्द सेम है, DISEASE। अगर हम इसको सेपरेट कर दें, डिस ईज ऑफ द माइंड,
creates the disease in the body. तो लोगों को उसके लिए कन्विंस कैसे किया जाए? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको साउंड थेरेपी के बारे में पता ही नहीं है। जैसे रेकी अब और बाकी हीलिंग्स जो है वो अभी लोग जानने लगे हैं धीरे-धीरे, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको साउंड थेरेपी के बारे में नहीं पता। तो आप उनको किस तरह से कन्विंस करेंगे? वो आएँगे कैसे आप तक? कैसे अप्रोच कैसे करेंगे? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि अभी तक हीलिंग मोडालिटीज़ की अवेयरनेस और रिकॉग्निशन में बहुत ही दिक्कत है। लोग हीलर्स और थेरेपिस्ट के पास तब आते हैं जब डॉक्टर्स उन्हें मना कर देते हैं कि अब आपका इसके बाद कोई इलाज नहीं है। तब वो ज़रिया ढूँढते हैं कि कहाँ जाएँ, और कुछ सुने-सुनाई बातों से, लोगों से वो उन हीलर्स तक, हम जैसे थेरेपिस्ट तक पहुँचते हैं और फिर समझते हैं कि मैं हूँ कौन? Who am I and what is the purpose of my existence? अंदर की जो ध्वनि है वही नहीं हम सुन पा रहे। इसी वजह से ये अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे टॉक्स बहुत ज़रूरी हैं जहाँ हम लोगों तक ये पहुँचा पाएँ कि ऐसी भी कोई थेरेपी है जो आपको बिना मेडिकेशन के ठीक कर सकती है। अगर हम बात करें कुछ हज़ारों साल पहले, तब कहाँ डॉक्टर्स होते थे? तब आयुर्वेदा और हीलर्स, शामन्स ही काम करते थे। लोग शामन्स के पास जाते थे और ठीक होके आ जाते थे। तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, और इसी अवेयरनेस मीडिया के थ्रू आई थिंक हम लोगों तक ये बात पहुंचा पाएंगे कि ये भी एक पद्धति है, ये भी एक मोडालिटी है जो आपको ठीक करने में बहुत सहायक है। तो आप क्या इसके लिए कुछ कैंपिंग वगैरह भी कुछ या कुछ एंडोर्समेंट्स ऐसा कर रहे हैं जिसके थ्रू आप लोगों तक पहुंच सकें? अभी हमारी सोसाइटी में आप, आई एम डैम श्योर कि ये डिप्रेशन में भी काम करता होगा। तो ये एक आम समस्या बन गई है लोगों के लिए। तो आप उन लोगों तक कैसे रीच कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल? जी, यही ज़रिया है हमारा कि हम ऐसे पॉडकास्ट करें, लोगों तक रील्स पे जाएँ, फ़ेसबुक पे अपने बारे में बताएँ, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, बहुत सारा मीडिया। देखिए डिजिटल जो अभी हो गया है, लय चल पड़ा है कोविड के बाद, क्योंकि सब घर पे थे। तो डिजिटल ने इतना अच्छा सबके लिए कर दिया है कि आप ऑनलाइन बहुत कुछ सीख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसकी प्रमोशन भी हम, आप जैसे आपके चैनल से हुआ, हम इसको प्रमोट करके लोगों तक पहुंचाना ज़रूर चाहेंगे कि ये मोडालिटीज़ भी हैं, इनमें आप आइए, इसको समझिए और अपने आप को डिजीज़ मुक्त कीजिए। आपने जितनी मेरी आपसे बात हुई हमारी, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात की आपने। व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट? एक बहुत सारी मैनेजमेंट देखें, बट स्ट्रेस मैनेजमेंट इट्स सच अ डिफरेंट वर्क, आई मीन वर्ड, तो बहुत ही अलग है ये। तो क्या है इसका प्रोसीजर, क्या करते हैं आप इसमें? जी, अब आप देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है कि बहुत सारी मैनेजमेंट आपने देखी, पर स्ट्रेस मैनेजमेंट आपने सुना पहली बार है। तो स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस मैनेजमेंट समझना तो बहुत ज़रूरी है। हर मैनेजमेंट से पहले स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कोपिंग एबिलिटी कम है और आप उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस होगा। या आपकी कोपिंग एबिलिटी है और आप उससे कम काम कर रहे हैं, तब भी आपको इरिटेशन होगी। तो स्ट्रेस को तो हैंडल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम एक गृहिणी की भी बात करें, अगर गृहिणी की क्षमता ही सिर्फ 10 रोटी बनाने की है और वो 40 रोटी बनाती है, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से इरिटेट होएगी, कहीं ना कहीं वो अंदर से खुश नहीं रहेगी, और यही वो स्ट्रेस आता है जहाँ से वो डिजीज़ लेना चलती है। तो स्ट्रेस को मैनेज करके चलना, लाइफ को समझना बहुत ही ज़रूरी है, और यही हम सिखाते हैं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए। डिप्रेशन बहुत बड़ी समस्या है हमारी आज की सोसाइटी में, बिकॉज ऑफ जितना अभी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। बच्चों में भी है। बच्चों में साउंड थेरेपी बहुत मुश्किल है मुझे लगता है। तो उनके साथ कैसे डील करते हैं? जी, दीक्षा जी, मैं तो कहूँगी साउंड एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को बहुत ही लुभाती है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी पद्धति है, और हम ये कर भी रहे हैं। किड्स विद एडीएचए, किड्स विद हाइपर एक्टिविटी, हम उन लोगों के साथ ये साउंड प्ले करते हैं, और हमने देखा है कि बच्चे साउंड को बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि साउंड जो है वो माँ के कोख से ही उन तक पहुँचा हुआ है। जो 5 सेंसेस में से एक सेंस है ईयर। We have 5 senses. One is the smelling ability, one is the seeing ability, the sound ability, tongue ability to taste things and to feel. हम कहते हैं कि स्किन एक बहुत बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से बाहर अगर हमारा पसीना आ सकता है, तो इसमें से कुछ भी अंदर भी जा सकता है। तो हम कहते हैं कि साउंड जो है
वो एक फ्रीक्वेंसी है, तो वो बहुत क्षमता रखती है हमारे स्किन के पोर्स से अंदर जाने की। तो बच्चे जो हैं वो माँ की कोख से ही साउंड को सबसे पहले सुनते हैं। सबसे पहली एबिलिटी जो वो क्रिएट करते हैं वो साउंड की होती है, और वो तो बच्चे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं साउंड के साथ। जिन भी मदर्स को ये प्रॉब्लम्स हैं जो हाइपर एक्टिव कहते हैं अपने बच्चों के, बच्चे तो पैदा ही हाइपर होते हैं, बच्चों में इतनी एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उस ऊर्जा को दबाने की क्या ज़रूरत है? उस ऊर्जा को चैनलाइज कीजिए, उस ऊर्जा को साउंड से बच्चों को रूबरू करवाइए, और बच्चे तो साउंड को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ मेरे आपसे 2 प्रश्न हैं। एक, आपने हाइपर एक्टिव बच्चों की बात की। आप कह रहे हैं कि बच्चे जन्म से ही हाइपर एक्टिव होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज जिन बच्चों को कहा जा रहा है कि हाइपर एक्टिव हैं, उनमें थोड़े-से इश्यूज़ हैं, डॉक्टर्स उनको अपने अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो वो क्या सच में इश्यू है या वो क्रिएट किया जा रहा है? जी, हम ये नहीं कहते कि थेरेपी आप लीजिए तो अपने डॉक्टर्स को छोड़ दीजिए। डॉक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ माएँ अपने बच्चों को लेके बहुत ही चिंता में पड़ जाती हैं, और वो चिंता कहीं बहुत ऊपर पहुँच के उनको लगता है हमारे बच्चों में ही कोई खामी है। हम कहेंगे कि डॉक्टर्स के पास जाइए जब वो एक लेवल से पानी ऊपर उठ जाए, और आप उनकी ज़रूर सहायता लीजिए, बट उससे पहले कोशिश कीजिए कि बच्चों को समझिए। अगर आपका बच्चा हाइपर है, दैट मीन्स उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उसकी एनर्जी को चैनलाइज़ कीजिए और उसको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में डालिए, जैसे कि टेनिस में डाल दीजिए, स्विमिंग में डाल दीजिए, सिंगिंग में डाल दीजिए। साउंड इज़ वेरी इफ़ेक्टिव इन बैलेंसिंग द किड्स। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में डालिए, और तब भी अगर आपका बच्चा नहीं संभलता, तो आई थिंक डॉक्टर्स के पास इस हद पे जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हम डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं हैं। हम कहते हैं ये एलोपैथी बहुत इम्पोर्टेंट है, बट जब तक आप उसको सँभाल सकें खुद, तब तक आप खुद कीजिए, और उसके बाद आप डॉक्टर्स की हेल्प लीजिए। तो जो बच्चों में डिप्रेशन के क्या कारण, जो आपके पास केसेस आते होंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको जो मेजर लगता है एक कारण, वो कौन-सा है डिप्रेशन का? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अब जो दुनिया आ रही है, कोविड के बाद भी जो दुनिया बनी है, एक नई दुनिया बन गई है, उसमें डिप्रेशन एक स्टाइल बन गया है। अगर बच्चे को कुछ बोल दिया जाए तो वो बोलता है आई एम डिप्रेस्ड, आई एम लोनली। तो ये एक स्टाइल बन गया है, और डिप्रेशन इसलिए भी आ रहा है क्योंकि वही बात है, चैनलाइज की नहीं जा रही एनर्जी। एनर्जी को राइट वे में चैनलाइज करेंगे तो ये सब चीज़ें ही नहीं आएंगी। डिप्रेशन क्यों होती है? जब आप कोप ही नहीं कर पा रहे किसी चीज़ से, जब आपको कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ है, तब डिप्रेशन एक मेडिकल टर्म के हिसाब से यूज़ किया जा सकता है। बट अगर हम कहें आम बच्चे को डिप्रेशन हो रही है, तो ये वाजिब नहीं है। इसको चैनलाइज और इसको प्रॉपर्ली एक काउंसलर की और थेरेपिस्ट की हेल्प से बैलेंस किया जा सकता है। डिप्रेशन का एक रीज़न है न्यूक्लियर फैमिलीज़, जहाँ पे माँ और पिताजी जो हैं वो काम में हैं, और बच्चे को समय देने के लिए कोई है नहीं। और पुराने ज़माने में आपकी जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, दादा-दादी होते थे, बच्चे इकट्ठे बैठते थे। अब क्या हो गया, सब कुछ डिजिटल हो गया, बच्चे केवल अपने मोबाइल के साथ हैं। तो मोबाइल से तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं, और बच्चे लोनली होके भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो लक्षण क्या है डिप्रेशन के, और बड़ों में और बच्चों में क्या डिफरेंस है उनके लक्षणों में, उनके सिम्पटम्स में क्या डिफरेंस आता है? सी अगर हम बात करें बच्चों की डिप्रेशन की, तो कंपटीशन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस बच्चों के डिप्रेशन में। हम कहते हैं अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स में कि लाइफ जो है वो 3 लेग स्टूल है। It comprises of 3 things, that is the IQ, EQ and SQ. IQ stands for the intellectual question, जिसमें आप अपना करियर बनाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, अपनी लाइफ बनाते हैं रोटी कपड़ा मकान के लिए। फिर अगर हम बात करें EQ की, वो है इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल क्वेश्चन कुछ ख़त्म ही होता जा रहा है। अब अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो यहाँ वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, और वहाँ पे बच्चों में इमोशनल क्वेश्चन ख़त्म होता जा रहा है। और अगर हम करें स्पिरिचुअल क्वेश्चन की, तो आजकल पूजा पाठ करता ही कौन है, अपनी स्पिरिट को जानना ही कौन चाहता है। तो स्पिरिट की भी एनलाइटनमेंट कम हो रही है। तो हम कहते हैं लाइफ इज़ लाइक अ 3 लेग स्टूल। अगर इसमें से एक भी डंडा अगर ढीला हो, तो हमारे लाइफ का स्टूल बैलेंस नहीं हो पाएगा।
तो डिप्रेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि जब हम आईक्यू की बात करें, तो स्कूल में बच्चों को कॉम्पिटिशन में बहुत डाला जा रहा है। सिर्फ 3 C सिखाई जा रहे हैं। कॉम्पिटिशन प्लेज अ मेजर रोल। वो बच्चे कॉम्पिटिशन में ही लगे रहते हैं और जब वो कॉम्पीट नहीं कर पाते, उनके नंबर नहीं आते और माँ बाप उनको फोर्स करते हैं, पुश करते हैं कि आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, तो वो कई बार सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं, डिप्रेशन होती है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, ऐसे थॉट्स आते हैं कि आई एम यूजलेस, आई एम वर्थलेस। ये सारे जो लो पिच के थॉट्स हैं, ये बच्चों में डिप्रेशन लाने के लिए बहुत बहुत ही हद तक यही रीज़न है उसका, उनकी डिप्रेशन का। और एडल्ट्स में तो उनका कॉम्पिटिटिव लाइफ है ही, तो उस वजह से तो उस एडल्ट में भी कई बार ऐसा होता है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि ये डिप्रेशन है या कुछ और है। तो ऐसी कौन से मेजर सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलेगा हाँ शी और ही इज इन डिप्रेशन? सी डिप्रेशन बड़ों में बहुत अच्छा सवाल है, कंपटीशन है, जी हाँ, वो भी डिप्रेशन क्रिएट कर सकता है। बट आज की ज़िंदगी में मैं कहूँगी कि लोनलीनेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है डिप्रेशन में। और सेल्फ वर्थ ना होने की बहुत ही बड़ी रीज़निंग है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो डिप्रेशन ये अगर हम बात करें ये सब बातों की, जो ख़याल आते हैं इंसानों के दिमाग में, नेगेटिव ख़याल, वो डिप्रेशन और लोनलीनेस की तरफ लेके जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ध्यान कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, तो आप डिप्रेशन की तरफ जाएँगे ही नहीं। जब आपके मन में ये लो लेवल के विचार ही नहीं आएँगे, तो डिप्रेशन हावी नहीं होगी। तो सिम्पटम्स के बारे में अगर आप पूछते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि सिम्पटम्स जो डिप्रेशन के हैं, सबसे पहले इंसान अपने आप को आम सोसाइटी की ज़िंदगी से दूर लाना शुरू कर देता है। बहुत सैड रहता है, ये एक डिप्रेशन है। ऐसी अवस्था में भी वो सैड ही रहेगा, जहाँ 4 लोग हँस रहे हैं, उसको हँसी नहीं आएगी। फिर सुसाइडल थॉट्स, नेक्स्ट लेवल इज़ ही विल हैव सुसाइडल थॉट्स कि मेरी ज़िंदगी व्यर्थ है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं जीऊँ ही क्यों? तो ऐसे थॉट्स जो हैं, वो डिप्रेशन दर्शाते हैं। और अगर आपको नज़र आए, ऐसा कोई इंसान है जो आपसे परे बैठ रहा है, हँस नहीं रहा, नॉर्मल कन्वर्सेशन में आपके साथ नहीं आ रहा, तो आई थिंक दैट पर्सन नीड्स हेल्प। एंड इफ़ यू आर फ्रेंड टू देम, प्लीज़ हेल्प देम, टॉक टू देम एंड गिव देम गाइडेंस। तो क्या ये क्यूरेबल है लाइफ टाइम? मतलब डिप्रेशन ऐसा है कि एक बार आपने क्योर कर लिया तो दोबारा नहीं होगा। आप इतने मतलब आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल गया, आपको उसकी थेरेपी पता चल गई, तो क्या वो रिपीट नहीं होगा? ऐसी है उसके लिए क्या 100% श्योरिटी है कि अब ये रिपीट नहीं होगा? जी, डिप्रेशन जो है ना, हम कहते हैं कि एक स्टेट ऑफ माइंड भी है और दूसरा खान-पान की वजह से भी डिप्रेशन आ सकता है। देयर आर सर्टेन मिनरल्स एंड विटामिन्स व्हिच प्ले अ मेजर रोल इन गेटिंग डिप्रेशन इन योर लाइफ। तो ये जो चीज़ आप डिप्रेशन के बारे में पूछ रहे हैं, ये इंटरलिंक्ड है। वी से माइंड, बॉडी एंड सोल इज़ इंटरलिंक्ड। और डिप्रेशन ठीक होके वापस आ सकता है। डिप्रेशन इज़ क्योरेबल एंड देयर आर वेरियस मेडिकेशन इफ़ नीडेड व्हिच कैन हेल्प यू। बट हम ये फोकस करते हैं कि सेल्फ हीलिंग, लाइफस्टाइल चेंजेस कैन रियली हेल्प यू इन गेटिंग आउट ऑफ डिप्रेशन। तो क्या एलोपैथिक मेडिसिन और डिप्रेशन के लिए जो हीलिंग दी जाती है, चाहे वो साउंड थेरेपी हो या रेकी या बाकी जिस तरह की भी हीलिंग्स हैं, क्या दोनों साथ चल सकती हैं? जी बिल्कुल, दोनों साथ चल सकती हैं। तो बेटर आप बेस्ट कौन सा प्रेफर करते हैं दोनों में से? कि अगर फर्स्ट जैसे होता है कि फर्स्ट एड दिया जाना, अगर पता चल जाए कि हाँ दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, तो आप पहले क्या प्रेफर करना चाहेंगे? पर्सनल आपका मैं व्यू पूछ रही हूँ, मेडिसिन या फिर हीलिंग? तो अगर हम बात करें डिप्रेशन की, आपने कहा कि हम एलोपैथी प्रेफर करेंगे या वेलनेस प्रेफर करेंगे। सी डिपेंड्स, जब हमारे पास कोई केस आता है, कोई पेशेंट आता है, तो हम पहले उसकी इंटेंसिटी देखते हैं। क्या पेशेंट में सुसाइडल थॉट्स हैं? क्या वो बैलेंस्ड है? क्या वो हमारी बात समझ पा रहा है? अगर तो बिल्कुल ही सुसाइडल थॉट्स हैं, तो वी रिकमेंड दैट फर्स्ट गो टू द डॉक्टर। And side by side we take the case, we take the whole history of his lifetime, क्योंकि जो ये डिप्रेशन है कई बार जेनेटिक भी होती है। तो अगर जेनेटिक डिप्रेशन है तो कहीं ना कहीं वो उसके डीएनए में, उसके माँ से, उसकी माँ की माँ से, ये डीएनए से भी आप तक पहुंच सकता अच्छा, है। डिप्रेशन जेनेटिक भी हो सकता है? जी हाँ, एपिजेनेटिक्स में हम कहते हैं कि हमारा जो डीएनए होता है उसमें सेल मेमोरी होती है।
तो कहीं अगर वूम में आपकी माँ बहुत ट्रॉमा में है, कहीं हस्बैंड वाइफ के बहुत झगड़े हैं, तो बच्चे पे भी कहीं ना कहीं एपिजेनेटिक्स वर्क करता है। माँ अगर बहुत डिप्रेस्ड है तो बच्चे पे भी वो वर्क करता है। हम कहते हैं हमारी डीएनए की मेमोरी होती है, और साउंड जो है, ध्वनि, अंदर का नाद जो होता है, वो तो चल ही रहा है, और वो नाद हम अपने साउंड हीलिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। पर जब हम एक केस लेते हैं, और आपने बात की कि हम एलोपैथी प्रेफर करेंगे कि हम वेलनेस थेरेपी, तो हम ये कहेंगे कि हम पहले केस की लाइफ हिस्ट्री लेते हैं कि लाइफ में इसकी ये जो प्रॉब्लम आ रही है कहीं जेनेटिक तो नहीं है, और अगर जेनेटिक नहीं है तो फिर हम उस केस को विद मेडिकेशन, विद सम स्पिरिचुअल हीलिंग्स उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड। आपकी इतनी लंबी जर्नी रही है, एंड मुझे बहुत बताते हुए खुशी होगी कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आपका नाम है इसी आपके फील्ड की वजह से। और आपने इतने सारे सेशंस लिए हैं अब तक, बट मैं ये जहाँ पर जानना चाहूँगी कि आप इस फील्ड में कैसे आए, कहाँ शुरुआत कैसे हुई आपकी? बहुत ही इस अच्छा जर्नी सवाल आपने पूछा दीपशिका, क्योंकि आई थिंक मेरी ये जो जर्नी है ये गॉड ने ही डिसाइड की थी। और मैं एक डिप्रेशन पेशेंट, क्लिनिकल डिप्रेशन पेशेंट सर्वाइवर हूँ, और मैंने अपने आप को इन्हीं थेरेपीज से ठीक किया। मेरी जो क्वालिफिकेशन थी फैशन लाइन से थी, और मैंने अपनी 6 साल की बच्ची खोई जिसको IUGR था, और मैं बहुत ही यंग थी। ऐसी कई मदर्स मुझे सुन रही होंगी जिनको ऐसे ट्रॉमा से गुजरना पड़ता होगा या पड़े होंगे, और मैं उनमें से एक हूँ। बहुत यंग एज में जब मैंने अपनी बच्ची खोई तो कुछ माइंड स्थिर नहीं रहा कि ये हुआ क्या, और यही रीज़न था जहाँ मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे, क्यों के सवाल थे, भगवान से लड़ाई थी कि प्रभु ये मेरे साथ ही क्यों, ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया, मैंने किसी के साथ क्या बिगाड़ा था, मुझे ही क्यों ऐसा बच्चा दिया, मुझसे ही क्यों ऐसा बच्चा छीना। और कुछ इन्हीं सवालों के वेब में मैं घूमते घूमते डिप्रेशन के एक डिग में गिरी, और निकालने के लिए कहते हैं प्रभु खुद नीचे नहीं आ सकते पर किसी ना किसी को भेजते हैं। तो हर इंसान के पास ऐसा एक इंसान पहुंच जाता है अगर हम देखना चाहें, और घर में सबकी माँ होती है। तो मेरी माँ मेरी बहुत बड़ी सारथी बनी, और मैंने कुछ कोर्सेज ज्वाइन किए उन्हीं की सलाह से, और उन कोर्सेज से मैंने स्टेप बाय स्टेप करके अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकाला। तो मैं हेल्प के लिए ज़रूर गई थी डॉक्टर के पास। आई स्टिल हैव द डॉक्टर्स नेम एंड द प्रिस्क्रिप्शन, जिन्होंने कहा ये सीवियर क्लिनिकल डिप्रेशन पेशेंट है, और सुसाइडल थॉट्स भी थे। बट कहते हैं असफलता एक चुनौती है। एक हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत अच्छी कविता है जिसने मुझे उस वक्त प्रोत्साहन दिया। मैं अपने दर्शकों को यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी कि उस कविता को मैं आज तक 18 साल हो गए पढ़ती हूँ, और हरिवंश राय जी की इस कविता में से 4 पंक्तियाँ मैं सबको सुनाना चाहूँगी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, नींद को चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान ना छोड़कर भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। और इस कविता को मैंने कम से कम नहीं तो लाखों बार अपने मोटिवेशनल टॉक्स में बोला है, मैंने खुद पढ़ा है, इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाया है कि हार नहीं माननी है। ये तो प्रभु की इच्छा थी। जैसे आपने मेरी जर्नी पूछी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है, फ्रॉम शुड आई टू कुड आई, जो मैं नहीं कर सकती थी, सोचती थी, जो सोच, एवरीथिंग इज एनर्जी, सोच से यहाँ तक जब मैंने करना शुरू किया, तो यही मेरी डिप्रेशन की जर्नी से आज मैं डिप्रेशन के पेशेंट्स को हैंडल कर पा रही हूँ अपनी थेरेपी से। अच्छा, एक वर्ड है नाद योग, क्या अगर मैं सही समझ पा रही हूँ, नाद योग और साउंड थेरेपी बोथ आर सिमिलर, दोनों एक ही चीज़ है या दोनों अलग हैं, और दोनों के प्रोसेस भी एक ही हैं या अलग हैं? बहुत अच्छा सवाल है। नाद तो कहते हैं ये सृष्टि का जो साउंड है वो नाद योग कहा जाता है, ओम का साउंड। ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है कि ओम, AUM जो साउंड है वो ध्वनि आपको स्थिरता, शून्यता तक लाने की प्रयास है।
और यही शून्य में ही हम स्थिर हैं, शून्य ही सब कुछ है। तो नाद योग इज द साउंड एंड द योग, द क्रिया विच यू डू, जो आप करते हैं। योग क्या है? जो आप करते हैं वही है साउंड हीलिंग। जब हम साउंड हीलिंग में किसी को लाते हैं तो हम वही साउंड सुनाते हैं। हर दोनों में ईयर जो है बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और नाद योग और साउंड हीलिंग दोनों एक ही चीज़ है। दोनों में शून्यता, स्थिरता, सुनने की क्षमता, ये हमने बढ़ानी है। और हम कहते हैं कि जब हम शून्यता में आते हैं तभी हम सुन सकते हैं। लिसन वर्ड को अगर हम जंबल अप कर दें तो एक और वर्ड क्रिएट होता है जिसको कहते हैं साइलेंट, और हिंदी में यही कहते हैं हम तभी सुन पाते हैं जब हम शांत, क्वाइट होते हैं, तभी हम सुन पाते हैं। तो शांत होने की जो ये कला है, सुनने की, शांत होएंगे तो सुनेंगे, इसी को साउंड हीलिंग कहते हैं। तो साउंड में भी हम बहुत सारे ऐसे फ्रीक्वेंसीज प्ले करते हैं जो केवल एक हमारे पेशेंट को सुनने से ही ठीक कर देता है। पेशेंट ने कुछ नहीं करना, उसने लेटना है और उसने सुनना है। ये साउंड फ्रीक्वेंसी आपकी सबसे बड़े ऑर्गन जो स्किन होता है उससे आपके अंदर जाते हैं और आपकी फ्रीक्वेंसी को बैलेंस कर देते हैं। तो ये आप जिस तरह का प्रोसेस आप बता रहे हैं, क्या ये स्पिरिचुअलिटी से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है? क्योंकि नाद, यहाँ ओम की बात आती है तो डेफिनेटली ये स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका प्रोसेस समझाना कितना डिफ़िकल्ट है या कितना आसान है आपके लिए, और क्या प्रोसेस क्या है इसका? जी देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि डिफ़िकल्ट लाइफ में कुछ नहीं होता। जब एक गाय भी बछड़ा पैदा करती है तो वो खुद ब खुद ही उठ के बच्चा चल पड़ता है, और जो ह्यूमन चाइल्ड है उसके भी जो इंस्टिंक्ट्स हैं हमारे अंदर, एक बहुत अच्छी मशीनरी गॉड ने बनाई है, अंदर ही हमारे फिट हुई है सब चीज़ें। तो डिफ़िकल्ट तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो हम अगर बात करें स्पिरिचुअलिटी की, तो हम पैदा ही एक स्पिरिट हुए हैं। तो ये जो कहते हैं हम एक स्थूल शरीर हैं, तो शरीर तो जल के राख हो जाएगा, अंदर तो स्पिरिट है। सो वी आर स्पिरिचुअल बीइंग। तो यही हमारी ट्रेनिंग्स में भी हम सिखाते हैं कि हु एम आई एंड व्हाट इज़ द रियल पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हम आए क्यों हैं इस धरती पे, कैसे आए, कैसे पता चलेगा आप हैं। तो ये जो स्पिरिट है, स्पिरिट की एनलाइटनमेंट के लिए ही हम आए हैं। तो स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ मेजर रोल। और बात करें, अगर आप कहें कि नास्तिक, तो कहते हैं कि प्रभु का जो सिस्टम होता है ना, हर एक का सिखाने का बहुत उम्दा सिस्टम है। हर इंसान अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखता है। तो जो इंसान नास्तिक है वो भी वो गलती करेगा और ठोकर खाएगा, और वो सीखेगा ही सीखेगा। तो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक नाम से मुझे अभी बताया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, व्हाट इज दिस? मतलब मैं जानना चाहती हूँ इसको कहते हैं एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो ये किस तरह से कनेक्ट करता है आपकी इस थेरेपी में? जी, जो हम साउंड हीलिंग करते हैं उसमें हम अपने पेशेंट की पहले लाइफ हिस्ट्री लेते हैं, और हम जब मेडिटेशन स्टेज में उनको लेके जाते हैं, हम कहते हैं हमारे ब्रेन के 5 वेव्स होते हैं, बीटा, अल्फा, थीटा, गामा एंड डेल्टा। तो ज़्यादातर जो इंसान होते हैं वो बीटा स्टेज में ही घूमते रहते हैं। बहुत सारे ख्याल हमारे दिमाग में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, क्या काम करना है, बच्चों को खाना देना है, पति का टिफ़िन पैक करना है। तो इसी स्टेज में हम घूमते रहते हैं। तो इस स्टेज में हमारी मेडिटेटिव स्टेट नहीं आती, राइट? तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या करता है हमारे साउंड हीलिंग के साथ, जब हम साउंड हीलिंग करते हैं तो हम बीटा स्टेट से एक अल्फा स्टेज में अपने पेशेंट को लेके आते हैं थ्रू साउंड। वो एक स्लीप लाइक स्टेट होता है। जब आप सोते हैं तो आप बिल्कुल शांत होते हैं, और तभी आपका हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। ये गॉड ने ही इस इंस्ट्रूमेंट में फिट किया हुआ है। जब आप सोते हैं तभी आपकी हीलिंग शुरू होती है। तो जब हम साउंड से एक पेशेंट को बीटा स्टेट में लाते हैं, बीटा से अल्फा स्टेज में लाते हैं, वो स्लीप लाइक स्टेज हो जाती है। उस स्लीप लाइक स्टेज में जो भी हम बोलते हैं उसके ब्रेन में वो एकदम ही फिट हो जाता है। इट्स लाइक ही इज स्लीपिंग बट द प्रोग्रामिंग इज डूइंग फ्रॉम आउटसाइड।
सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एक पेशेंट है जिसको अपने बॉस पे बहुत गुस्सा है, उसकी जॉब चलेगी और वही क्रोध उसके अंदर घूम रहा है और वही क्रोध उसको एक डिजीज में कन्वर्ट कर रहा है, हाई बीपी हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, स्लीप लाइक स्टेज में ले जाके न्यूरो इज ब्रेन, लिंग्विस्टिक इज व्हाट यू स्पीक, योर लैंग्वेज, उस लैंग्वेज से हम उसको प्रोग्राम करके हम उसके बॉस को एक मेडिटेटिव स्टेट में माफी दे देते हैं और उसके ब्रेन से उसको डिलीट कर देते हैं मेमोरी। तो न्यूरोलिंग्विस्ट प्रोग्रामिंग जो होती है वो अपने ब्रेन को ट्रेन करने की एक प्रोग्रामिंग होती है जो हमारे साउंड के साथ हैंड इन हैंड चलती है। तो आप उस अवस्था में कैसे लेकर आते हैं जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ही स्लीपिंग उसमें लेकर आते हैं उसको अवस्था में, और फिर वो ये कैसे पॉसिबल है? उसके लिए आप कोई मेडिकेशन यूज करते हैं या वो हीलिंग के ही थ्रू आप करते हैं? जी, इसके लिए हम कोई मेडिकेशन नहीं यूज करते, यही साउंड थेरेपिस्ट का काम है। जैसे आपने बुद्धिस्ट घंटियां देखी होंगी, तो उस घंटी में जब हम कहते हैं कि मंदिर में जब आप जाते हैं तो मंदिर में आप अपनी दुख लेके जाते हैं। 90% ऑफ पीपल गो देयर जब उनको कुछ दुख होता है या उनको कोई प्रॉब्लम होती है, वो जाके हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु तू मेरा ये काम कर दे तो मैं तुझे लड्डू चढ़ाऊंगा। 10% होते होंगे जो शुक्राना करने जाते होंगे, राइट। तो जब आप मंदिर एंटर करते हैं तो दैट मीन्स बहुत सारे लोग नेगेटिव थॉट से एंटर कर रहे हैं। तो मंदिर तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ बहुत नेगेटिविटी होनी चाहिए, पर मंदिर में जाके हमें बहुत सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि जितने भी आप मंदिर देखिए या गिरजाघर देखिए, वहाँ एंटर आप करते हैं तो ऊपर घंटी होती है, आप बजाते हैं टिंग, उस घंटी की जो वाइब्रेशन होती है वो एक ऑरा क्रिएट करती है आपके सर के आसपास। जब आप वो बजाते हैं तो आपके थॉट प्रोसेस नल पे हो जाते हैं। तो जब हम भी ये पद्धति हमने भी अपनाई साउंड हीलिंग की, कि जब कोई हमारे पास आया तो हमने साउंड बोल बजाया टिंग, तो उस साउंड बोल से आपकी थॉट प्रोसेस नल हो गई और आप एक शांत अवस्था में आ गए। अभी तक आप बहुत सोच रहे थे, घंटी बजते ही आपकी अवस्था शांत हो गई और आप एक स्लीप लाइक स्टेट में आने लगे, क्योंकि जब तक आपके माइंड में बहुत थॉट्स हैं तब तक आप सो नहीं पाते। जिन भी लोगों को बहुत स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, काम का स्ट्रेस है, बच्चों के इशू हैं, वो रात को फोन देख के सो रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो ब्रेन एक्टिवेट रहता है। जब तक आपका ब्रेन एक्टिवेटेड रहेगा तब तक आपकी नींद भी अफेक्ट होगी। तो हमारी साउंड हीलिंग आपको एक स्लीप लाइक स्टेट में ले आती है, और स्लीप लाइक स्टेट में जब हम आपकी प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे डीएनए की भी जो मेमोरी है वो सुनती है, इट हैज़ ईयर्स। तो वट एवर वी आर स्पीकिंग इज एनर्जी, वट एवर वी आर थिंकिंग इज एनर्जी। ये हो गई साउंड थेरेपी की बात। आपने एक आप मिलेट कोच भी हैं, तो मिलेट कोच में आप किस तरह की कोचिंग देते हैं, मैं जानना चाहती हूँ। जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मिलेट्स का प्रचार बहुत कुछ 1 साल से अच्छा चल रहा है। थैंक यू टू अवर वेरी लर्नेड डॉक्टर खादर वली, हु इज़ ऑल्सो नोन एज द मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया, एंड उनको हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये नवाजा था, और उन्होंने 30 इयर्स की रिसर्च की कि मिलेट्स हमारी बॉडी को कैसे डायबिटिक फ्री कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से दूर कर सकते हैं, क्योंकि वीट कभी भी हमारा स्टेपल फूड नहीं था। तो जी हाँ, पिछले से पिछले साल वी वर फॉर्चुनेट इनफ टू अटेंड डॉक्टर खादर वलीज कोचिंग फॉर 2 days इंटेंसिव कोचिंग, ताकि हम लोग वो कर सकें जो अभी तक हुआ नहीं है। अगर एक इंसान भी 10 इंसान को ये समझा देगा कि मिलेट्स कितने फ़ायदेमंद हैं और कितनी शक्ति है मिलेट्स में, तो आई थिंक द जॉब इज़ डन। इट इज़ अ वेरी गुड ग्रेन, एंड येस आई एम प्रमोटिंग मिलेट्स, टीचिंग पीपल हाउ टू ईट मिलेट्स, हाउ टू कुक मिलेट्स, हाउ टू क्योर योर डायबिटीज़ विद मिलेट्स। बड़े लोगों में तो ठीक है, बट यहाँ जब बात आती है बच्चों की, मिलेट्स की बात करते हैं, हमारे पुराने ज़माने में, पुराने टाइम में हमारे बड़े बड़े मोटा अनाज ही खाते थे और उससे वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक माना जाता है अब तक का। लेकिन बच्चों में मिलेट्स बच्चों को देना ये एक चैलेंज है, माँओं के लिए भी, माता पिता दोनों के लिए। तो उस चैलेंज से कैसे निकला जा सकता है, कैसे उसकी? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका दीपशिखा,
कि बड़ों को खिलाना मोटा अनाज तो बहुत आसान है, पर मिलेट्स ट्रेनिंग में हम ये कहते हैं कि अनाज जो हैं ये वाले 2 प्रकार के हैं। मोटा अनाज है और छोटा अनाज है। छोटा अनाज तो बहुत आजकल प्रचलित है, 5 स्टार होटल्स में भी आप देखिए, 5 स्टार जाइए तो मिलेट्स की आपको टिक्की भी मिलेगी, मिलेट्स की आपको सुशी भी मिलेगी, मिलेट्स का आपको बढ़िया चिकन सूप भी मिलेगा, मिलेट्स का वेजिटेबल सूप भी मिलेगा। बच्चों को क्या चाहिए? मिलेट्स के समोसे भी मिलेंगे। तो बच्चों को इन मिलेट्स को पकाने की प्रक्रिया माँओं को सीखनी पड़ेगी। मिलेट्स हर फॉर्म में बन सकते हैं। आप मिलेट्स की रोटी बना सकते हैं, आप मिलेट्स के पराठे बना सकते हैं, आप मिलेट्स के चीले बना सकते हैं, आप मिलेट्स के लड्डू बना सकते हैं, आप मिलेट्स के समोसे बना सकते हैं। तो उसके लिए एक क्लास की जरूरत है। बिल्कुल, recipes आप के लिए। बच्चों को तो चाहिए क्या, कुछ नया चाहिए। और आई थिंक अगर माएँ ये सीख जाएँ, आज की माएँ जिनके पास टाइम नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, बट कुछ कोर्सेज लेके अगर हम अपनी जनरेशंस को ये सिखाएं और हेल्दी कुकिंग में लाएं, तो अगर क्या कहते हैं, अन्नम, आपका अन्न जो है वही आपकी औषधि है, अन्न में ही औषधि है। तो अगर आपका, हमारे तो इंडिया में हम ब्लेस्ड हैं कि वी आर बोर्न इन भारत, जहाँ आयुर्वेदा का बर्थ हुआ। और आयुर्वेदा, हमारे किचन में इतने सारे हर्ब्स हैं जो हमें ठीक कर सकते हैं। तो एक माँ, पिता जो होता है वो काम करता है और घर में पैसा लाता है, और माँ जो होती है, क्योंकि विमेन आर बॉर्न शक्ति, विमेन आर बॉर्न विद लव, विमेन आर द पावर। अगर वो घर में रह के अपने बच्चों को अच्छा पोषण दे, ना सिर्फ खान में बस सोच में भी, तो वो गृहस्थ कितना अच्छा बनेगा। हमारे संस्कारों में लिखा है, लक्ष्मी कहाँ आती है? सबको पैसा चाहिए, लक्ष्मी कहाँ आती है? जहाँ एक अच्छा गृहस्थ होता है। तो माँ, अगर आज की माँ जो काम भी कर रही है, जो कहती है मैं तो काम कर रही हूँ, मैं तो कुकिंग नहीं करूँगी, तो आप कुकिंग नहीं करेंगे तो आपके घर में एक ऐसा इंसान आएगा जो कुकिंग करेगा। अगर वो इंसान खुद ही दुखी है और आपके घर में दुखी होके खाना बना के जा रहा है, तो आप सोचिए वो एनर्जी जो अपने खाने में जा रहा है, वो एनर्जी जिस सोच से अपने घर के दुख से आपका खाना बना रहा है, और वही एनर्जी आप ग्रहण कर रहे हैं, तो आपकी हेल्थ कहाँ जाएगी? तो कोशिश कीजिए, टाइम डिजिटल चीज़ों से साइड कीजिए, इकट्ठे होके कुछ ट्रेनिंग्स कीजिए। जैसे हम ट्रेनर्स हैं, हम आपको मिलेट्स की कोचिंग दे सकते हैं, आप कुछ समय उसमें लगाइए, अपने बच्चों को मिलेट्स के समोसे भी खिलाइए, अपने मिलेट्स। अपनी कोचिंग में क्या ये रेसिपीज भी बताते हैं? जी हाँ, हमारी एक इंटेंसिव कोचिंग रहती है जिसमें हम माइंड बॉडी सोल को बैलेंस करते हैं। हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रिप्स पे लेके जाते हैं, जहाँ माइंड को शांत करना कैसे है, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट कैसे करनी है ध्यान से, आप कुछ मंत्र उच्चारण से, और कैसे आपने अपने खान पान को ठीक करना है, उसकी लाइव कुकिंग हम करके दिखाते हैं। कि कई माएँ बोलती हैं बहुत डिफिकल्ट है, हम कहते हैं अगर आप रात को राजमा भिगो के सुबह राजमा बना लेते हैं, तो आप मिलेट्स भी रात को भिगो के सुबह मिलेट्स बना सकते हैं। इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी गुड फॉर द हेल्थ। आपको क्या लगता है कि आयुर्वेदा कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे डेली रूटीन में तो हम लोग बहुत मिर्च मसाले, भारतीय खाना आपको पता है सभी यूज कर रहे हैं, तो कितना परसेंटेज हम आयुर्वेद रोज अपने घर में, अपने रसोइयों में हम रोज यूज कर रहे हैं, जिसके लिए और हमें पता भी नहीं है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल। जाने अनजाने, ब्लेस्ड टू बी बॉर्न इन भारत। हमारे अंदर दवाइयाँ जाती रहती हैं इन द फॉर्म ऑफ सिनेमन, क्लोव, दालचीनी, इलायची, जीरा, हमारा सेंधा नमक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमारे गट को क्लियर करता है, हल्दी एंटीबैक्टीरियल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुद ही खा लेते हैं। तो हम ब्लेस्ड हैं, आयुर्वेदा हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक मैं तो ये अपील करूँगी हमारे बीजेपी से कि स्कूल्स में इसको, आयुर्वेदा को एक सब्जेक्ट की तरह डाल दिया जाए, तो आधी दिक्कतें हर घर में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमारा अन्न अगर खराब है तो हमारा मन खराब है, और गट ही सब कुछ है। हमारे पास 2 ब्रेन है, एक यहाँ और एक नीचे। अगर मुख से आपने गंदा खाना डाला, आपकी जो डाइजेशन फैक्ट्री ने गंदा प्रोड्यूस किया, तो आपकी गट जो है, जहाँ से आपका खून बनता है,
वहाँ अगर आपकी ब्लॉकेज हो गई तो आपकी पूरी ज़िंदगी खराब, क्योंकि आपका गट सेकंड ब्रेन है। तो ये अलाइनमेंट थ्रू फूड करना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक आई हैव एन अपील, आई डिड एन अपील अर्लियर इन नीति आयोग that happiness should be got as a subject in schools, and I think now Ayurveda is the need of the hour, जहाँ फॉरेन कंट्री से लोग इंडिया में आके ये पढ़ रहे हैं, वहाँ जाके उसको अप्लाई कर रहे हैं। आई थिंक वी शुड add this as a subject, core subject in the schools, so that every home is disease free. आपसे एक अंतिम प्रश्न कि आपके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और आप आज के बच्चों को या बड़ों को भी उनके खान-पान के लिए क्या बताना चाहते हैं? कोई ऐसी आपकी कोई टिप? जी, मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगी कि खान-पान से भी पहले अपना मन, जो आपकी थॉट है, थॉट को ठीक करिए। थॉट ठीक होगी तो आपका मन भी वही करेगा, अच्छा ही मन करेगा। आपके सामने चिप्स का पैकेट होगा तो आप वो नहीं खाएँगे, आप कोशिश करेंगे बिल्कुल फ्रेश आलू काटिए और उसका कुछ बनाइए। तो पैकेज्ड फूड से दूर आइए। प्रिजर्वेटिव्स आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, एंड सोच अच्छी रखिए और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट कीजिए। हमारे गीता में बहुत कुछ लिखा है। मैं किसी धर्म को नहीं प्रमोट करना चाहती, बट एक ग्रंथ है जो हम अगर सब पढ़ लें, जो हमारे 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। बहुत सारे कॉर्पोरेट ट्रेनर्स इसको पढ़ के आपको ज्ञान दे रहे हैं, जस्ट लैंग्वेज अलग है बट ज्ञान वही है। तो अगर आप अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर लेना चाहते हैं तो आप गीता पढ़िए। गीता में एक बहुत ही अच्छा श्लोक है 18वें अध्याय का, मैं आपको बताना चाहूँगी। ना ही ज्ञानन सदृशम पवित्र मीहे विन्दते योगासन सिंदातनी कालेम नात्मनि विन्दते। इस श्लोक का जो मतलब है वो ये है कि ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। नॉलेज इज पावर। गेट नॉलेज थ्रू वेरियस थिंग्स इन योर लाइफ एंड एलिवेट। जब आप उस नॉलेज को लाते हैं और आप उसकी योग करते हैं, योग क्या हुआ? डेली प्रैक्टिस इज योग। योग कोई ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेनर रख लिया और आपने 4 दिन कर लिया। आप योग को एक डेली प्रैक्टिस बनाइए, तो आप देखिए अपनी ज़िंदगी को कैसे एलिवेट होते देखेंगे। और गीता में पहला जो चैप्टर है, जो कृष्ण बताते हैं कि क्वाइट रहना, शून्य, चुप रहना, सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी लाइफ में। जब आप ये सब कर पाएंगे, आपको नॉलेज होगी, तो आप खान पान भी अपना अच्छा ही रखेंगे, आप अपनी सोच अच्छी रखेंगे, तो आप देखिए आपकी लाइफ कितनी अच्छी होगी। क्योंकि अल्टीमेट गोल ऑफ एवरीबडीज लाइफ इज़ टू अटेन हैप्पीनेस। चाहे वो आप काम करके लाएं, चाहे आप वो पैसा कमा के लाएं, चाहे आप वो अपनी बीवी को खुश रखें, चाहे आप पति को खुश रखें, चाहे आप किसी के लिए भी कुछ करें, आपकी अंतिम इच्छा यही रहती है कि मैं खुश हूँ। तो खुश रहने के लिए माइंड, बॉडी और सोल का अलाइनमेंट बहुत ही ज़रूरी है। और आपके और कौन-कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जो लोग आपसे उसके रिलेटेड आपसे संपर्क कर सकते हैं? जी मैं 3 कोर्सेज़ लोगों को ऑफ़र करती हूँ, जो अगर तीनों ही कोर्सेज़ कोई कर ले तो उनकी लाइफ बहुत बैलेंस हो जाएगी। पहला कोर्स है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट का, जो कि हमारा 5 घंटे का कोर्स रहता है, इंटेंसिव कोर्स रहता है। दूसरा कोर्स है हमारा साउंड फॉर सेल्फ हेल्प, कि आप घर बैठे ही अपने साउंड को अपने से कैसे संतुलित करिए और अपनी लाइफ को थोड़ा स्ट्रेस फ्री बनाइए। तीसरा कोर्स है हमारा साउंड का प्रैक्टिशनर कोर्स, जो कि उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी किसी ना किसी थेरेपी में है, जैसे सुजोग, रेकी और भी बहुत सारी पद्धतियाँ हैं जो थेरेपीज़ हैं, वो साउंड हीलिंग के प्रैक्टिशनर बन जाए और फिर वो लोगों की हेल्प करें। और चौथा कोर्स हमारा है मिलेट्स फॉर गुड हेल्थ, जो कि आज की डेट में आई थिंक एवरीबडी शुड टेक इट अप। एंड मिलेट्स फॉर गुड हेल्थ अगर आप करते हैं तो आप ना ही सिर्फ अपने आप को बट किसी को भी जिसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनको ये दे के उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं इन 4 कोर्सेज़ के लिए। थैंक यू नितिका जी। तो ये थी हमारी आज की मुलाकात नितिका चड्ढा जी के साथ। अगर इन्हीं से संबंधित किसी को भी नितिका जी से संपर्क करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे शो से रिलेटेड कोई कमेंट, आपके कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं दिए गए नंबर या ईमेल आईडी के द्वारा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद।